just share my screen and देखिए, Yeah. जब आप बात करते हैं फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट की, कोई भी इसकी एक लीगल डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती गवर्नमेंट की डिक्शनरी में। गवर्नमेंट और जो लीगल एंटिटीज होती हैं, आप देखेंगे कि कभी कभी एक फॉर प्रॉफिट एंटिटी, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, वो भी सोशली अवेयर या सोशली इनेबल्ड एक्टिविटी कर रही होती है। अब से एग्जाम्पल लीजिए, किसी ने स्कूल सेटअप किया प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी में, एंड उस स्कूल में वो कुछ सेक्शन ऑफ पीपल से हाई फीस चार्ज करके कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। आप इसको एक सोशल एंटरप्राइज कहना चाहेंगे? यस, वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन, बट वो ऑपरेट कर रहे हैं एज अ फॉर प्रॉफिट। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो एक इस चीज का है कि नथिंग रिस्ट्रिक्ट्स यू फ्रॉम ध्रुव आप अभी ऑडिबल नहीं है। We lost your voice, Dhruv. Just Yeah. 1 second. Yeah, this is audible now. Yes. The objective हमेशा ये रहता है कि दोनों टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में you can do an activity which is socially conscious, which is socially enabled. For profits are by definition या by basic nature, because उनमें tax exemption नहीं मिलती है आपको, you are free to do any activity that you want, except for illegal activity, except kidnapping people, you are free to do everything. When it comes to not for profit, वहाँ पे सिर्फ एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है हाँ, मैं आपको एक टैक्स एग्जेम्पशन दे रही हूँ, उस टैक्स एग्जेम्पशन के बदले में जो मैंने आपको बेनिफिट दिया है, जो प्रो दिया है, उसके बदले में कॉन्स ये हैं कि आप कोई कोई स्पेसिफिक चीजें उसमें नहीं कर सकते हैं। वो क्या क्या हैं? वन इज देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट। ये एक बहुत ग्लोरीफाइड टर्म है एक चीज बोलने का कि डिविडेंड नहीं होता। तो अगर आप फ्रेमवर्क देखेंगे, एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी में जो भी आप सरप्लस कमा रहे हैं, जरूरी नहीं है हमेशा उसमें लॉस। आपने 100 रुपए कमाए हैं और आपने 80 रुपीज अपने ऑब्जेक्ट्स पे, बाद अगर आपके पास 20 रुपीज भी बचे हैं, वो सरप्लस आप अपनी ओनरशिप, आप उसको एज डिविडेंड आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये एक की एलिमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट में। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट होता है इसमें, कोई डिविडेंड नहीं होता। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको बताया जाए, एक सेक्शन 8 कंपनी होती है। बहुत लोगों ने सेक्शन 8 कंपनी सेटअप करी है, उसके बारे में डिस्कस किया होगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सेक्शन 8 कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिल्कुल सेम होती है, बट सिर्फ एक डिस्टिंक्शन होती है कि यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ अ डिविडेंड। इसका मतलब है जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं, वो उसका जो सरप्लस है वो अपने लिए ड्रॉ नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट वर्ड को ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट है, तो इस इन टाइप ऑफ एंटिटीज, इन नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज का कोई ओनर नहीं है। हो सकते हैं पीपल हु आर रनिंग, पीपल हु आर इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ दिस एंटिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट ड्रॉ प्रॉफिट, आप इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही गायब हो जाता है। दे आर वॉलंटरीली सेट अप, दे आर प्राइवेट। आप गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं बट यू आर नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई द टर्म एनजीओ। दे आर सेल्फ गवर्निंग। सेल्फ गवर्निंग इन द सेंस कि ट्रस्टीज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वही डिसीजंस लेते हैं फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। सो इस फ्रेमवर्क को रखते हुए अगर मैं इसको लिंक करना चाहूँ, इस फ्रेमवर्क को, फ्रॉम द टाइप ऑफ एंटिटीज देयर एग्जिस्ट, तो नॉट फॉर प्रॉफिट में सिर्फ वही एंटिटीज उस बकेट में आ सकती हैं जिन एंटिटीज में आपके पास एंटाइटलमेंट नहीं है प्रॉफिट या उसके सरप्लस को ड्रॉ करने का। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं उसका सरप्लस नहीं ड्रॉ कर सकता, तो क्या मैं एज द ट्रस्टी या एज द ऑपरेटर या एज द मैनेजमेंट ऑफ दैट एनजीओ, क्या मैं भूखा नंगा रहूं? नहीं। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बहुत क्रूडली, बट ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जो आरकेपी है वो बहुत जरूरी है। बाय आरकेपी, इट्स अ ग्लोरिफाइड एक्रोनिम फॉर रोटी कपड़ा मकान। इट शुड हैव बीन आरकेएम, पी आप प्लॉट समझ लीजिए, बट रोटी कपड़ा मकान।
जो नॉट फॉर प्रॉफिट में ट्रस्टीज, ओनर्स और डायरेक्टर्स हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी फॉर देयर डे टू डे, फॉर द टाइम दैट दे हैव गिवन टू दिस नॉट फॉर प्रॉफिट. They are entitled to draw salary, they are entitled to draw a remuneration. It is a myth. ये एक बहुत बड़ा myth है कि मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेट किया है, मैं इसमें से कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता. जो आपकी मार्केट रेट ऑफ योर सैलरी है वो आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं. यू आर एंटाइटल्ड टू दैट. इनफैक्ट अगर आप वो ड्रॉ नहीं करेंगे, हाउ एल्स विल यू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप अपना होल सोल स्पेंड कर रहे हैं? क्या उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या इनकम टैक्स एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर प्लेस करिए? दैट विल कम टू लेटर. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ. सो फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, एक में आप सरप्लस यू आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ, एक में सरप्लस यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू ड्रॉ. दोनों में यू आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ रेम्यूनरेशन. तो ये चीज, ये मिथ प्लीज अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि यू कैन नॉट ड्रॉ अ रेम्यूनरेशन इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट. नाउ फॉर प्रॉफिट एंटिटीज आर न्यूमरस, दे आर मेनी. नॉट फॉर प्रॉफिट आर वेरी लिमिटेड बिकॉज किसी एंटिटीज में ही ये डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट ने प्लेस किया हुआ है. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज आर and उसमें क्या क्या restrictions है. I'll just go to the type of entities in not-for-profit. When you talk about not-for-profit entities, we have basically only 3 enabling entities in India. One is a trust, one is a society, and the last, which is my personal favorite, and by the end of this session it will be your personal favorite, is a Section 8 company. उसको पहले पुरानी एक्ट में Section 25 company बोला जाता था, Companies Act before 2013. Trusts are relatively easy to set up, require only 2 people. Societies are relatively difficult to set up, require 7 people. It's very impractical nowadays. Section 8 companies are again relatively easy to set up with 2 directors required. इसका process is standardized all across India. All these 3 entities में जब आप देखेंगे, ट्रस्ट की एक्ट आप देखेंगे, सोसाइटीज की एक्ट देखेंगे, कंपनीज एक्ट देखेंगे, इन तीनों में एक बहुत स्पेसिफिक चीज है कि यू कैन नॉट ड्रॉ द सरप्लस. यू आर एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन बट यू कैन नॉट ड्रॉ द सरप्लस. तो बिकॉज ये 3 एंटिटीज में, इन 3 एंटिटीज में नॉट फॉर प्रॉफिट के बेनिफिट्स देने एग्रीएबल है, विच मीन्स कि जो मेन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना, इज लिमिटेड टू दीस 3 एंटिटीज. और प्रॉफिट पे टैक्स ना देने को हम बुलाते हैं ATG 12AA. तो ये जो पूरा आप कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार कौन सी एंटिटी सेटअप होएगी यार इनकम टैक्स का, ये आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट स्पेस की बात कर रहे हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉट फॉर प्रॉफिट इकोसिस्टम, इन द नॉट फॉर प्रॉफिट इकोसिस्टम आपके पास 3 एंटिटीज हैं. वन इज अ ट्रस्ट, वन इज अ सोसाइटी, वन इज अ सेक्शन 8. सिर्फ इन 3 एंटिटीज को ही इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा एंजॉय करने का इनेबलमेंट है, बाकी किसी भी एंटिटी को नहीं है. बाकी हर एंटिटी में आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है. सो द प्रो इज दैट यस, you don't have to pay tax on the profit. The con is that you are restricted in some ways by the Income Tax Act. Now, so the first step when you do think about these entities is कि हाँ जी मेरे को एक not for profit entity set up करनी है. So then what should I do? What are my steps? What to do? क्या मैं सोचूं? Let's first, अब इसमें I'm just going to open the floor. I'm just going to open the floor here कि when you do set up a not for profit entity, what does come into your mind as the first step? Do you feel ki how does income tax play in? I just wanted to understand for people who are hardcore thinking of not for profit, what is the first question that comes to their mind when they're setting up, or the first confusion that comes to their mind? Anybody? I'm not even seeing anything on the Q&A sheet when we generally start. At what point should we say? Anybody for feedback? Okay, sorry. Already registered. So Rameshwar, if I can just ask, आप unmute भी कर सकते हैं. Section 8. Okay. So just to
get an insight, आपने सेक्शन 8 रजिस्टर करी, what was the first question post registering that जो आपके माइंड में आया? Was it about कि मेरे को ये ATG 12AA भला क्या है, इसको मैं कैसे टालूं या इसको मैं कैसे टैकल करूं? एक बार आप सवाल रिपीट करेंगे? हाँ जी, जब आपने सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करी, आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन या कंफ्यूजन क्या आया? पहला तो यही आया था कि क्या-क्या कंप्लायंसेस है, क्योंकि क्रेडिबल और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्ट्रेशन है, तो ट्रांसपेरेंसी रखना है, तो कंप्लायंसेस वाला ही मैंने स्टडी किया था कि क्या-क्या कंप्लीट क्या करने हैं, उसकी ओके, डेडलाइंस क्या मैं होती है। आस्क यू कि क्या आपको ये ATG 12AA ये जो पूरा एक एनजीओ स्पेस में चलता रहता है, इसके बारे में भी कुछ कंफ्यूजन था या कुछ कंसर्न था? हाँ, यानी जब लास्ट जून 2020 में रजिस्टर किया था, तब थोड़ा अलग प्रोसेस था, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस थे, तो जी, मैंने वो सीए से बात करके फिर क्लैरिटी हुआ, लेकिन हाँ, ये समझ नहीं आता था कि एग्जैक्टली कैसे मिलता है, क्या होता है। ठीक है, अब एक I'll just share the screen again, 1 second. जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत ही एक नैरो 3 इन एंटिटीज की बात कर रहे हैं, वर एंटाइटल्ड टू गेट द इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। अब इसमें आपके लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है जो आपने एंटिटी बनाई है, एक कंप्लायंसेस उस एंटिटी को एप्लीकेबल होंगी, और दूसरी होएंगी जब आप इनकम टैक्स के पास जाके बोलते हैं मुझे एक एग्जेम्पशन चाहिए। आप ये मान के चलिए जब आप ये 3 एंटिटीज सेटअप करते हैं, आपको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन जो ATG 12AA है वो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको एक सेपरेट स्टेप करना पड़ेगा, आपको जाके ये एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्टिविटी आप कर रहे हैं, एंड उस बेसिस से आपको वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देंगे। तो एक लेवल ऑफ कंप्लायंस वुड बी फ्रॉम द इनकम टैक्स साइड जो आपको फुलफिल करनी है। दूसरी है इन तीनों एंटिटीज की खुद की कंप्लायंस क्या हो सकती है। जैसे रमेश ने बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया कि एक सेक्शन 8 कंपनी की जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो है कंपनीज एक्ट 2013, तो उसकी क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, क्योंकि इसको जो कंट्रोल करती है वो करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सिमिलरली आपने ट्रस्ट सेटअप किया है, ट्रस्ट में क्या क्या कंप्लायंसेस हैं। मैं क्विकली इन तीनों से साइकिल थ्रू करना चाहूंगा। ट्रस्ट के केसेस में आप देखेंगे इन मोस्ट केसेस ट्रस्ट कैन बी सेटअप सिंपली बाय 2 पीपल who set up and make a trust deed, and उसको उनको जाके वो लोकल रजिस्ट्रेशन करानी होती है उस ट्रस्ट की। कई कई किसी स्टेट में करानी होती है, किसी स्टेट में नहीं करानी होती है। ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट के लिए एक एनुअल फाइलिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं होती है, अगर होती है तो स्टेट्स में स्पेसिफाइड होती है, बट मोस्ट स्टेट्स में ट्रस्ट को कोई एनुअल फाइलिंग नहीं करनी। हमने 2 कंप्लायंस के बारे में समझा था, एक कंप्लायंस थी एंटिटी की, एक कंप्लायंस है इनकम टैक्स के साइड से। एंटिटी की साइड में ट्रस्ट में बहुत ही मिनिमल कंप्लायंस है। इनकम टैक्स के साइड में क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तीनों टाइप ऑफ एंटिटीज के लिए सेम है, तो कंप्लायंस सेम रहेगी। सो द इनकम टैक्स ATG 12AA इज एंटिटी एग्नोस्टिक। आई एम रिपीटिंग, इट इज एंटिटी एग्नोस्टिक। इसका मतलब है फॉर देम ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 इज द सेम भला फॉर देम। हमारी जो एक्ट में स्पेसिफाइड है चीजें आपको वो कंप्लाई करनी है, हमें नहीं फर्क पड़ता आप ट्रस्ट हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता आप सोसाइटी हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता आप सेक्शन 8 कंपनी है। सो ट्रस्ट में जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एक ट्रस्ट डीड। ये ट्रस्ट डीड आपका लोकल लॉयर या लोकल CA बना के इसको नोटराइज करा के यू कैन अप्लाई एंड यू कैन स्टार्ट द ऑपरेशन। सेकंड व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज सोसाइटी। सोसाइटी इज एन एज ए लीगल स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे इज नॉट वाइडली यूज्ड, बट जब जब आप देखेंगे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है वो बहुत पुरानी होगी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय एन एक्ट कॉल्ड द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड इसमें द प्रॉब्लम इज कि मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। बहुत सारे अर्ली स्टेज सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है ऑन हाउ टू गेट 7 मेंबर्स। सो दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल डोंट ऑप्ट फॉर सोसाइटीज। लोग सोसाइटीज के लिए ऑप्ट नहीं करते, इट्स इम्प्रैक्टिकल। एंड इसके अंदर एक एनुअल फाइलिंग रिक्वायरमेंट भी होती है एज पर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो अनलेस आपको मैंडेट मिला हुआ है कहीं से कि नहीं सोसाइटी ही सेटअप करनी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन सबको यहाँ पे ये होएगा is if you're thinking a proper not for profit structure, please do not think in terms of societies. The third is a section 8 company. अब इसमें एक चीज बहुत समझना जरूरी है, आप जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का नाम सोचते हैं, सेक्शन 8 कंपनी इज डिट्टो सेम एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिर्फ 2 छोटी चीजें होती हैं इसमें डिफरेंस। एक, कंपनीज एक्ट, 3 छोटी चीजें, आई एम सो सॉरी। एक कि कंपनीज एक्ट कहती है इसमें आप
प्रॉपर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए चीजें करेंगे, यू विल डू चैरिटेबल पब्लिक रिलेटेड वर्क। 1 2 इसमें आप डिविडेंड नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट है। तभी आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे जब आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। एंड द थर्ड इज कि इनके एंड में प्राइवेट लिमिटेड नाम नहीं लगता। अगर आप देखेंगे नॉर्मल कंपनियों के नाम में होता है एबीसी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव दुआ प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 8 में एंड में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज नहीं होता बिकॉज उसका ये डिस्टिंक्शन है फ्रॉम अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाई लेटली रमेश ने भी एक सेक्शन 8 कंपनी करी, उन्होंने रामेश्वर ने सॉरी एक सेक्शन 8 कंपनी करी, उन्होंने भी ट्रस्ट नहीं करा। व्हाई? द एडवांटेज इन अ सेक्शन 8 कंपनी इज कि इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट। ये एक सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट का मतलब है कि ऑल अक्रॉस इंडिया इसके रूल्स, इसकी कंप्लायंसेस, इसका सेटअप प्रोसीजर इज कंप्लीटली द सेम। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। इट इज registered through the ROC, पूरी registration process is electronic, no physical interfacing is required, सारे documents scan पे ROC को submit होते हैं। Usually it used to take 2 to 3 weeks, but अब क्योंकि government ने SOPs लगा दिए हैं तो it's 7 to 10 days में बन जाती है। इसके अंदर एक एनुअल फाइलिंग होती है जिसको हम ROC compliance बोलते हैं। ROC, MCA, आप इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। These are mandated as per the Companies Act, आपको इनके लिए फाइलिंग करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सिर्फ लीगल जार्गन है, इसके अंदर सिर्फ ये लिखा जाता है कौन इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या कंपनी करेगी, इसके डायरेक्टर्स कौन है। ये सब चीजें एक मेन इंस्ट्रूमेंट में डाली जाती है जिनको हम बुलाते हैं MOA एंड AOA। सेक्शन 8 का आजकल क्यों इतना ज्यादा अवेयरनेस है इज बिकॉज CSR फंड्स, अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स आर प्रेफरिंग दिस एंटिटी ओवर द अदर एंटिटीज। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। सेक्शन 8 कंपनी की जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसके मेंबर्स कौन कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन ROC से 100 रुपीज पे करके कोई भी निकाल सकता है, उसके प्रीवियस फाइनेंशियल्स निकाल सकता है। इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से CSR फंड्स आर प्रेफरिंग अ सेक्शन 8 कंपनी over any other form of not-for-profit entity. So Rameshwar, it's a good decision on your part to go for a Section 8 company. I'm not going to go through the procedure. यहाँ पे आप ये PPT I'll definitely share. आप देख सकते हैं क्या प्रोसीजर है सेक्शन 8 के केस में। आप नेम के लिए अप्लाई करते हैं, पहले आपका नेम अप्लाई होता है, देन जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं ये एलिमिनेट हो गई हैं। आप सीधे इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल करते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है एंड इसके बाद आपकी सेक्शन 8 कंपनी सेट हो जाती है। आई हैव अ हैंड रेज्ड हियर, ग्लैड टू हैव वन। तो बहुत सारे केसेस में ध्रुव हमने सुना है कि जब भी 12A या ATG के लिए अप्लाई करना होता है तो पैसे देने पड़ते हैं। बिसाइड जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके अलावा CA को और वो मिडलमैन बहुत सारे होते हैं, उस पर थोड़ी सी लाइट थ्रो करेंगे आप? Yeah, sure. Thank you for that question. Actually, what I was about to do was move sequentially. तो अब आपने अपनी सेक्शन 8 बना लिया, आपने अपना ट्रस्ट बना लिया, आपने अपनी सोसाइटी बना ली। अब पॉइंट इज कि ये एंटिटीज आर यूजलेस टिल द टाइम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं लेते। अब एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है ये एक्टिविटी के बिना जो आपकी एंटिटी है दैट इज इफेक्टिवली यूजलेस। क्यों? आपको डबल मार पड़ रही है अगर आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं ले रहे। पहले तो आप वो प्रॉफिट ड्रॉ नहीं कर सकते, दूसरा आप अपने जो सरप्लस है उस पर टैक्स पे करेंगे। तो इसलिए मान के चलिए कि जब आप ये 3 एंटिटी सेटअप कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट नेचुरल स्टेप शुड ऑलवेज बी कि मेरे को 12AA एंड ATG सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये आपका सेकेंड स्टेप है। अब इसको कैसे करें, उसको शुरू करने से पहले इस प्रोसेस को हमें समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट कैसे एनजीओ को डिफाइन करती है, क्या उसका लॉ है, क्या ये 12A ATG बना है, फालतू के वर्ड्स बने हुए हैं, उस चीज को हम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो बैकग्राउंड है ऑफ द लॉ। तो आप मान के चलिए कि आपके हिसाब से जो आपकी डेफिनेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज है वो तो ये है लेफ्ट में, बट जो इनकम टैक्स वालों के हिसाब से एक डेफिनेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट्स की वो एक ये है। आप देख ही सकते हैं कि कितना मेजर डिफरेंस है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई आपने अपनी सोसाइटी ट्रस्ट सेक्शन 8 तो सेटअप कर लिया, आप हमारे पास आके ये प्रूव करिए कि जो आप एक्टिविटी करने वाले हैं
वो इस सेक्शन में फॉल करती है। इस सेक्शन को हम बुलाते हैं चैरिटेबल पर्पस। अब पहले हमारे को ये प्रूव करना है और आपको इवेंचुअली भी इन सब एक्टिविटीज, इन्हीं सब लिम्स में काम करना है। द फर्स्ट इज रिलीफ ऑफ पुअर। आप पुअर एंड डिस्ट्रीब्यूट पीपल को फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज रिलीफ ऑफ पुअर। आप डोनेशंस देते हैं, आप स्कॉलरशिप्स देते हैं टू इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस, दैट इज रिलीफ ऑफ पुअर। सेकेंड इज एजुकेशन। क्या आप स्कूलिंग, क्या आप एक स्कूल चला रहे हैं उस एनजीओ में, आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप सब्सिडाइज एजुकेशन दे रहे हैं, आप किसी भी फॉर्म की एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है यार कि क्या जो ये बड़े स्कूल्स हैं डीपीएस और इन सब तौर के, ये भी तो एजुकेशन दे रहे हैं, क्या ये भी 12AATG रजिस्टर्ड है, क्या इनके पास भी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है? बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ इसकी। यस, डीपीएस, मैक्स हॉस्पिटल्स, ऑल ऑफ दीज आर एंटिटीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर 12AATG, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कहता है कि आप कॉर्पोरेट फॉर्म में कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी एक्टिविटी प्राइमरीली क्या होने वाली है। अगर तो वो एजुकेशन होने वाली है और मेडिकल रिलीफ होने वाली है, हम आपको 12AATG का सर्टिफिकेट दे देंगे। हमें ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि आप हॉस्पिटल एडमिशन के लिए 5,000 रुपए ले रहे हैं या 500 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं। द एक्टिविटी मैटर्स। तो इसमें, इन सब एक्टिविटीज में देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप स्कूल अगर चला रहे हैं तो स्कूल की फीस आपने 2,000 क्यों लिए, 200 क्यों लिए, 1,500 क्यों लिए, नथिंग। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या आपको ऑब्जेक्टिव एजुकेशन इम्पार्ट करना था, मेडिकल रिलीफ इम्पार्ट करना था? तो उस केस में ये एंटिटीज, ये आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। द थर्ड लिम्ब इज योगा। योगा वाज नॉट देयर इन दिस डेफिनेशन टिल 2015। उसके बाद बाबा रामदेव जी की इंटरवेंशन से थैंकफुली योगा, थैंकफुली और अनथैंकफुली, आई लीव इट अप टू यू टू कंसिडर, योगा भी ऐड कर दिया गया है इस डेफिनेशन में। तो अगर आप एक योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप योगा अवेयरनेस कैंप्स होल्ड कर रहे हैं, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट योगा एजुकेशन, आप उस केस में भी 12AATG की रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेबल है। The fifth limb, I'm sorry, is preservation of environment, monuments, places and objects of historical interests. Pretty self-explanatory. आप monument preservation कर रहे हैं, you're increasing awareness about the environment, you're helping in waste cleaning, renewable energy awareness, blah blah blah. All of these come into this limb. अब जब इन सब limbs में आपकी activity fit नहीं हो पा रही है, then the residual limb is what we call the advancement of any other object of general public utility. Usually आप अगर ये लिम्स सुन रहे हो मेरे से भी और आपको घबराहट हो रही है, यार मैं तो किसी भी लिम्ब में फॉल नहीं करता, then you fall under this limb, which is the advancement of any other object of general public utility. I'll give you a small example. एक organization set up हुई to promote sports and football as a way for youth to not get into drugs etc. and to be physically active. अब आप देखेंगे ना ही रिलीफ ऑफ पुअर है, ना एजुकेशन है, ना योगा है, ना मेडिकल रिलीफ है, ना ये प्रेजर्वेशन एनवायरनमेंट है, तो वो रेजिडुअल लिम्ब में फॉलो कर रही है बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट था जनरल पब्लिक यूटिलिटी। So these are the definition, this is the definition as per the Income Tax Act. इन सब चीजों में अगर आप कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले बहुत खुश हैं, they will give you the income tax exemption certificate. अब क्वेश्चन आता है कि मैंने तो नॉट फॉर प्रॉफिट बना दी, क्या मैं इसमें कमर्शियल एक्टिविटी, क्या मैं इसमें कुछ भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी कर सकता हूं या मैं बैंड हूं? क्या मैं सिर्फ डोनेशन और ग्रांट ही ले सकता हूं? क्या मैं अपनी बिजनेस नहीं कर सकता? अब बिजनेस का एक प्योर एग्जांपल लेते हैं, एंड प्लीज इफ एनीबॉडी फील्स फ्री, हिमांशु और एनीबॉडी एल्स अनम्यूट करके आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए कि जब मैं नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए रजिस्टर्ड हूं, मेरा एक मेन ऑब्जेक्ट है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इन सब में से फॉलो करता है, मैं या रिलीफ ऑफ पुअर कर रहा हूँ, या एजुकेशन कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा कर रहा हूँ। बट लेट्स से मैं एजुकेशन के साथ में एक ब्लाइंड स्कूल रन कर रहा हूँ। मैं उस ब्लाइंड स्कूल में जो मेरे प्यूपिल्स हैं वो दे आर मेकिंग सम आर्ट्स एंड क्राफ्ट, दे आर मेकिंग सम प्रोडक्ट, दे आर मेकिंग कैंडल्स, एंड मैं उनको एक दिवाली के मेले में बेच रहा हूँ। क्या ये सेलिंग, क्या ये ट्रेडिंग की एक्टिविटी मेरे मेन ऑब्जेक्ट्स को किल कर देगी? द आंसर इज नो। दिस इज वेयर मैंने जो इनिशियली आपको बोला था कि प्लीज डू नॉट लुक एट अ नॉट फॉर प्रॉफिट इन अ ब्लैक एंड व्हाइट सेंस। द गवर्नमेंट सेज, द इनकम टैक्स एक्ट सेज कि जब आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट रन कर रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू अर्न एन इंसिडेंटल प्रॉफिट। एन इंसिडेंटल प्रॉफिट इज एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आपके मेन ऑब्जेक्ट से लिंक कर रही है और वो आपके मेन ऑब्जेक्ट्स का पर्पस को डिफीट नहीं करती है,
एंड उसका सारा जो प्रॉफिट होगा वो भी आप इंटाइटल नहीं होंगे ड्रॉ करने के लिए, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा. एंड जस्ट वन सेकेंड फॉर दिस, I think I just need to enable my video for a bit because I just need to जब आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट को सेटअप कर रहे हैं, उस नॉट फॉर प्रॉफिट में यू आर इंटाइटल्ड टू डू अ फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी. वो फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी शुड बी इंसिडेंटल टू योर मेन बिजनेस. उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो चैनल बैक होंगे मेन आपके सरप्लस में. एंड वही सरप्लस आप अगेन यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू ड्रॉ दैट, उस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट है. एंड ये सारा सरप्लस आप यूज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को फर्दर करने के लिए. तो एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल रन कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा बहुत डोनेशंस लेते हैं, हम ग्रांट्स लेते हैं, अब थोड़ी बहुत फीस भी चार्ज करते हैं किसी किसी लोगों से. आप आफ्टर स्कूल अपना जो एम्प्टी स्पेस है आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं टू समवन फॉर लेट्स से अ स्मॉल पार्टी. उससे आपको 20,000 रुपीज मिल गए, लेट्स से डेली रेंट. उस 20,000 का आप यूज क्या कर रहे हैं, आप अगले दिन स्कूल की फैसिलिटीज में यूज कर रहे हैं, टू मेक अ साइंस लैब, to give better uniforms to students, to bring more books, to bring better teachers. Then this is an incidental activity. You are not banned from doing it. You are fully and 100% entitled to do that. So ये दूसरा myth मैं यहाँ bust करना चाहता हूँ कि when you are doing a not for profit, it does not mean कि आप कोई भी for profit activity नहीं कर सकते. The answer should be yes, मैं कर सकता हूँ. वो जो फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी है मैं इंसिडेंटल प्रॉफिट है और उसका जो सारे प्रोसीड्स हैं मैं अपनी मेन एक्टिविटी के लिए यूज करूंगा. सो आई होप जिन जिन लोगों को भी इस चीज का कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूजन फॉर वंस क्लियर आउट हो जाए. अब आपने अपनी एंटिटी बना ली है, आपको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है. पहले हम समझते हैं ये 12AA रजिस्ट्रेशन क्या है और ये ATG रजिस्ट्रेशन क्या है. देखिए, फ्रॉम अ डोनीज परस्पेक्टिव, आपके परस्पेक्टिव से 12AA रजिस्ट्रेशन का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से ये है कि जो भी आप डोनेशन, ग्रांट्स, इनकम कमा रहे हैं इंसिडेंटल प्रॉफिट से, खर्चों के बाद जो भी बच रहा है मैं उस पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं करूंगा. तो हम इसको बुलाते हैं 12AA एग्जेम्पशन. अब आप मेरे को लॉजिकली खुद ही बताइए कि ये चीज सबसे ज्यादा रेलिवेंट किसके लिए है, डोनर के लिए या डोनी के लिए. और मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक मेरे को इसका आंसर कोई अनम्यूट करके नहीं देगा, so that मेरे को कंफर्मेशन होए कि सब मेरे साथ हैं. डोनी. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आंसर. एब्सोल्युटली 12AA का कोई लेन देन आपके डोनर से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो आपके घर का मामला है. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यू एंड यू अलोन. तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ATG या 12AA? अपने घर के अफेयर्स को पहले इन ऑर्डर लाना या बाहर वालों को एंटाइज करना? आई एम going to assume the answer घर के अफेयर्स को करना. So 12AA registration is the most important registration. ये हो जाए, देन उसके बाद या साथ में भी दूसरा है ATG. ATG आपके लिए कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट अ ग्लोरिफाइड मार्केटिंग स्कीम फॉर यू कि जब भी कोई आपको डोनेशन देगा उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसका फायदा मिलेगा. तो आपका तो 12AA से काम बन गया, बट डोनर्स को एंटाइज करने के लिए टू टेल देम यस प्लीज डोनेट टू मी, मैं अच्छी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ATG इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट. अब आ जाइए प्रैक्टिकली, बैक टू हिमांशु's क्वेश्चन. मैंने अपनी एंटिटी सेट करी, मेरे लिए फर्स्ट स्टेप है ये 12AA लेना और ATG लेना. 12AA में मेरे को ये लिम्ब भी बतानी पड़ेगी क्योंकि मैं कौन सी लिम्ब में रजिस्टर कर रहा हूँ. ये लिम्ब आप खुद डिटेक्ट करके 12AA फॉर्म में भर सकते हैं. आपकी CA भी आपसे लिम्ब पूछेंगे. मोस्ट केसेस में आपके मेमोरेंडम में लिखा होगा आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो उसी से डिटरमिन कर लेंगे. पहले तक क्या था, अप टिल 31 मार्च 2021 the system to apply for both these registrations was a very bad system. I don't have any other word, wherein you have to go to the local income tax department, submit all documents, give them proof कि भाई मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन आदमी हूँ, एंड रजिस्ट्रेशन आपको उसके 6 महीने बाद तक मिलती थी. फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ये प्रोसीजर बदल चुका है. ये प्रोसीजर सेंट्रलाइज हो गया है. द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉनिक. इसके अंदर एक फॉर्म आपको भरना है. यू हैव टू फाइल वन फॉर्म फॉर 12AA, वन फॉर्म फॉर ATG, एंड यूजुअली विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks आपको ये मिल जाता है विद नो फिजिकल इंटरवेंशन. एंड इसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट देती है. वो कहती है कि आई डोंट वांट एविडेंस कि आपने एक्टिविटी करी है, मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ कि आप ये एक्टिविटी करेंगे.
मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी से ही दे रही हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. 3 years के बाद आई विल डिस्कस विद यू कि आपने क्या एक्टिविटी करी, क्या नहीं करी. उस टाइम पे मैं आपसे प्रूफ मांगूंगी. So you can now set up an entity and within a period of 2 to 3 weeks of setting up that entity आप ये दोनों certificates ले सकते हैं. अगर नहीं मिल रहे हैं, something is wrong is happening. So अब the only thing you need to do is file these forms. अगर आपके CA भी नहीं help कर रहे, मैं अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ. Go on YouTube, search for how to file 12AA ATG registration. आपको हजारों links मिल जाएंगे. This is what I always believe. Procedures and everything is democratized. Only advice should be paid for. Himanshu, I hope I was able to sort of answer that question. हाँ जी, एक सवाल ही क्लैरिफिकेशन रामेश्वर पूछ रहे थे, वो 12AB बोल रहे हैं. 12A, 12AB ये सब interchangeable terms है. 12AB is the same as 12A. नए law में उसको 12AB बुलाते हैं. वो enabling चीज 12AA. It's the same. Done? हाँ अब जी, आपके पास आ गया 12AA ATG. बहुत अच्छी बात है. आपने अपना डोनेशंस लेनी शुरू कर दी. एक्सेलेंट. बट प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ सरप्लस बच गया. क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? कैन आई गेट एन आंसर? इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. आपने 1280 रजिस्ट्रेशन ले ली, आपने 100 रुपए की डोनेशन ली, 80 रुपीज आपने खर्चे फॉर यू नो पेइंग टू पीपल, स्कॉलरशिप, सैलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. आपके पास बच गए 20 रुपीज. क्या ये 20 रुपीज टैक्सेबल होगा या नहीं? The answer is pretty clear. Yes. नहीं होगा. I hope you're on the same page. Yes, absolutely. Tanuj, yes. Guess भी नहीं, 100% no. तो आप देखेंगे आपकी जब आप एक P&L अकाउंट बनाएंगे, आपके 3 जगह से पैसे आ रहे हैं. आपके वॉलंटरी डोनेशंस आ रही हैं, कॉर्पस डोनेशंस आ रही है, बिजनेस रिसीट्स आ रही हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं, आपके एसेट्स खरीद रहे हैं और कुछ सरप्लस आपका बचा जा रहा है. अब आपने बहुत काफी टाइम तक ये सुना होगा कि कुछ आपको 85% खर्चना है. Has anybody heard of this thing कि we need to at least spend 85%? Yes. Yes. Can you just frame the issue for me please? मतलब जैसे क्या आपने सुना कि भाई यार 85% खर्चना है, ये है वो है. थोड़ा सा अगर आप प्लीज दे पाए कि आपका. मान लीजिए 100 रुपए आ रहे तो हम 85 खर्च करेंगे तो टैक्स नहीं भरना पड़ता है. ठीक, और अगर आप 85 ना खर्च कर पाए, सपोज आपके पास, आप भगवान की देन से आपके पास एक बहुत भयंकर डोनेशन आ गई और आपको पता है कि इस डोनेशन को खर्चने में मुझे 5 साल लग जाएंगे, उस केस में आप क्या करेंगे? टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे? नहीं, बट वो मतलब 1 साल में ही खर्च करना है ना, हाँ जी. 5 साल के लिए नहीं होता. अच्छा, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको है, राइट? कि सपोज 40 लाख डोनेशन आ जाए, आपको पता है कि इस डोनेशन को मेरे को अगले 3 साल में स्पेंड करने का स्कोप है, तो क्या आप जो बची हुई अमाउंट है उस पर टैक्स देंगे? इज दैट समथिंग जो आपको लगता है कि ऐसा होगा या नहीं? हाँ, देना पड़ेगा. देना पड़ेगा. ओके. एनीबडी एल्स? So I'm using the word Earth Rakshak. I'm sorry I don't have your name. देखिए, जब आपके पास डोनेशन आती है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट्स की, जिनके पास ATG 12AA है. 85% आपको खर्चना है, 15% पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगी. बट सपोज आपके पास एक साल में 40 लाख की डोनेशन आ गई, आप वो 85% नहीं खर्च पाए, तो आपको बाकी अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है. आपके पास एक इनेबलिंग क्लॉज है जिसको हम बुलाते हैं कि हम इसको डेफर कर सकते हैं अगले 5 साल तक. अगर लेस देन 85% यूटिलाइज्ड है और वो पैसा आपने बैंक में अपने रखा हुआ है, तो आप गवर्नमेंट को एक सिंपल सर्टिफिकेट दे सकते हैं रिटर्न भरने से पहले साल के एंड में कि भाई ये मैं पैसे नहीं खर्च पाया, ये मैं अगले 5 साल में खर्च के आपको इसका ब्रेकडाउन दे दूंगा. इन दैट केस you don't have to pay tax on the shortfall of 85% also. Am I clear? Or एक बार should I repeat it again? Shortfall from 85% does not need to be paid as tax अगर आप गवर्नमेंट को बता दें मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूं 5 साल के पीरियड के लिए. अर्थ रक्षक, इज इट आपको थोड़ा क्लियर हुआ? आपका ये एटलीस्ट एक भ्रम या मिथ टूटा? हाँ, मतलब उसको साइडलाइन करना मतलब कैसे?
कुछ भी नहीं, आपके पास 40 लाख आए, आप 10 लाख खर्च पाए, 30 लाख बचे, आप इस 30 लाख को अपने बैंक पे रखे रहिए और गवर्नमेंट को बता दीजिए कि मैंने 30 लाख अपने बैंक पे रखे हुए हैं, मैं इसको अगले 5 साल में खर्चूंगा, दैट्स इट। एंड अगले 5 साल में आप धीरे धीरे करके जिस भी पोर्शन में आप खर्चते रहिए और गवर्नमेंट को उसका आप ब्रेक डाउन दे सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। इसकी जो मोडालिटीज एंड लॉजिस्टिक्स आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो आप अपने सीए से मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, बट द फंडा इज कि प्लीज इस assumption में मत रहिएगा कि 85% नहीं खर्च पाए तो मुझे इस पे टैक्स देना बहुत जरूरी है। इस assumption को प्लीज किल कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू। Hello, am I audible? Hello. Yeah. Yeah. So now we've understood कि हमने एक एंटिटी सेटअप करी, हमने ATG 12AA ले लिया, हमारे उसके बारे में भी प्रैक्टिकल मिथ्स क्लियर हो गए, हमारे को कैसे डोनेशंस आएंगी, कैसे ग्रांट्स आएंगी, कैसे खर्चना है उसके बारे में भी हमारा एक क्लियर हो गया। कुछ कॉशन एरियाज जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं, एक, इनकम टैक्स एक्ट आपको परमिशन नहीं देती है टू अप्लाई योर इनकम आउटसाइड इंडिया। बाहर के खर्चे मत करिएगा, डू नॉट रेमिट मनी आउटसाइड इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट में और उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, जब आप सैलरीज पे कर रहे हैं, प्लीज मान के चलिए सैलरीज आर अलाउड टू बी पेड टू ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, एज लॉन्ग एज दे आर मार्केट बेंचमार्क। मार्केट बेंचमार्क मतलब क्या है? सपोज आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 कमा रहे थे, यहाँ पे इस ट्रस्ट में आप बोलते हैं नहीं यार मैं तो 1.5 लाख लूंगा, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नॉट बीइंग मार्केट बेंचमार्क। अगर आपने 50,000 करें, आप 60,000 65,000 तक ले सकते हैं, सो दैट लेटर ऑन अगर इनकम टैक्स आपसे क्वेश्चन करता है, यू कैन टेल देम यार देखिए आई वाज एट 50,000, सो एट द लीस्ट आई विल ड्रॉ हियर इज 50,000, तो मेरा मार्केट रेट ही इतना है। द थर्ड क्वेश्चन पॉइंट इज पेमेंट टू अदर ट्रस्ट्स। जब आप पेमेंट कर रहे हो अदर ट्रस्ट से, एक बार, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स राइट नाउ, एक बार अपनी सीए से या एक्ट या ऑनलाइन ब्लॉग्स को कंसल्ट कर लें। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ मच यू कैन पे एज अ डोनेशन टू एन अदर ट्रस्ट। क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अदर एंटरप्राइजेस में? इससे पहले भी सम अमाउंट ऑफ कॉशन इज रिक्वायर्ड। सो ऑल दीज 4 थिंग्स रिक्वायर यू टू जस्ट अप्लाई योर माइंड बिफोर डूइंग इट, डू नॉट डू इट blindly, and these caution areas are restricted only and only to the not for profits. With that being said, I've given enough time to not for profits. I don't want कि मैं for profits को एक step child बना दूं, so I'll just stop here for 2 minutes and ask you कि not for profit related, procedure related, एक overall framework related, was I able to help clear your concepts a little bit? And if yes, then I would love some questions here. वेरी इनिशियल क्वेश्चन जो था, तो आप बता रहे हाउ टू डिसाइड, पर जैसे व्हेन टू, जैसे आप एक आइडिया से जनरली स्टार्ट होता है, इफ यू हैव टू बिगिन आइदर register, look at it at a section 8 or look at as a non-profit, but what do you say from a legal financial aspect कि कब से वो आइडिया को हमें उस लीगल या फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में रख के भी सोचना स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट, और व्हेन वी वैलिडेटेड द आइडिया, और शुड वी टेक प्रोफेशनल कंसल्टेशन, मतलब वो पॉइंट कब आना चाहिए जर्नी में? That's a very good question. In fact, my outlook to these things is very different from everybody else in terms of जब आपके पास एक बिजनेस का आइडिया आया है, बिजनेस, सोशल एंटरप्राइज, व्हाटएवर, उसका पायलट करते वक्त the only focus आपका should be on your business. उसका फोकस should not be कि मैं कौन सी एंटरप्राइज सेट करूं। देखिए, the pilot can even be done in a for profit proprietorship model, which is the easiest entity, easiest to enter, easiest to exit. When you feel like कि मेरे को इसको थोड़ी सी शेप देनी है, when you feel like you are getting stakeholders on board, when you feel like कि this has grown to a level जहाँ पे मेरे को एक separate entity चाहिए, one for optics purposes, sometimes you want कि मेरी एक separate entity हो, then only people will take me seriously, that's one. Second is your revenues have started increasing, आपको कल को investors को लाना है, donors को लाना है, और आपको उनको prove करना है कि देखिए I am doing well, उस time पे a separate entity is definitely required.
a legal entity के बारे में discussion is definitely required. 3 आपके पास एक external mandate हुए, आपने एक बहुत अच्छा पायलट कर दिया, एक प्रोटोटाइप कर दिया, एक प्रेजेंटेशन दे दी, बट आपका CSR फंड जिसके पास आप अप्रोच कर रहे हैं वो कह रहा है मैं तो आपको डोनेशन ही दे पाऊंगा और मेरे को उसके लिए ATG 12AA चाहिए, तब आपके पास ऑप्शन ही लिमिटेड है, आपको ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 सेटअप करनी ही पड़ेगी, ATG 12AA लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको डोनेशन या ग्रांट दे ही नहीं पाएंगे. Another aspect to consider is कि डोंट गेट सैडल डाउन कि मेरे को एंटिटी चाहिए, मेरे को एंटिटी चाहिए. मैं अभी फॉर प्रॉफिट में भी एक टाइप ऑफ एंटिटी कवर कर रहा हूँ विच इज रिलेटिवली सिंपल, जिसको हम प्रोप्राइटरशिप बुलाते हैं, जिसमें आप काम शुरू कर सकते हैं एंड लेटर ऑन जिसमें आप काम शुरू कर सकते हैं एंड लेटर ऑन यू कैन गो टू अ डिफरेंट एंटिटी जिसके अंदर कंप्लायंस एंड कॉस्ट आर हेवियर. दैट्स वन. द सेकेंड एस्पेक्ट इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक आपकी जो बिजनेस का नेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. When you are starting out a business, if you feel कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको रिम्यूनरेशन पे क्वेश्चंस नहीं चाहिए, आपको एग्जाम्पशंस का कोई लेना देना नहीं है, आपको डोनेशन ग्रांट नहीं रिसीव हो रहे हैं, आपको अपना प्रॉफिट अपने पास रखना है, तो आप फॉर प्रॉफिट बनाइए बिल्कुल बिंदास तरीके से, जस्ट कीप ऑपरेटिंग दैट. बट अगर आपको एक ये बड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस है, दिस विल गो अगेंस्ट अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजी बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल इन द सेंस कि I would personally say कि when you feel there are donation and grants coming, only then go for a not-for-profit entity. Otherwise, a for-profit entity solves your purpose beautifully. You can do the business you want in it with flexibility. कोई registration के टंटे नहीं है ATG 12AA के. जो profit है आप draw कर सकते हैं, ना भी draw करना चाहिए उसको firm में रहने दीजिए. You can keep on continuing. So as a personal bent for everybody, my personal bent would be think of a for-profit. It is less compliance. It is more flexible. But if you feel that you're going to get donation and grants and that 12AA tag, ATG tag is very important to you, by all means go for a not-for-profit. Was I able to actually sort of clear out the main concept or the main questions you need to think about? Yes, definitely. Okay. Sure, thank you. My screen is shared, right? Nope. Okay, I'm so sorry. दो सवाल मेरे बिफोर वी मूव ऑन टू द फॉर प्रॉफिट वाला ध्रुव. पहला ये कि अभी तो 12A और ATG होते हुए भी आई ऑल्सो नीड फॉर्म 1 राइट, CSR से अगर पैसा लेना है और मुझे 3 साल एज अ रजिस्टर्ड एंटिटी हो जाना चाहिए. इज दैट करेक्ट? और That's absolutely correct. CSR के लिए now you need one CSR 1 that comes post your ATG 12AA. That's one. The second is CSR funds have an internal mandate and CSR law also has a mandate that you need to be in operation at least for 3 years. So both the assumptions are correct. दूसरा सवाल, जैसे आपने बताया कि ट्रस्ट जो है वो स्टेट के अंदर आपका क्या लॉ है, उस we'll see कि अगर वो करता है if we have to register or not, ऐसा कुछ. बट कुछ केसेस में ऐसा भी तो हो सकता है we call ourselves trust in a state, respective state, और उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है. ये भी हो सकता है एक केस. अगर आप दिल्ली में देखें, setting up a trust is a very simple process wherein you just set up a trust deed and you go and you just you get a trust done and you go to the local magistrate and you get your trust registration done. It's as easy as that, and then after that you don't have to do any compliance for that trust. The problem is कि local magistrate के पास when you go to get that trust registered, it's a very opaque process. The cost will come out to be equal to setting up a company. Okay. See, usually trust we have practically we have seen trust only in those cases where aap and maybe your family member is going to do a small objective घर पे ही. You're not interested in external donors, friends and families ही donors बन रहे हैं. Where you don't need visibility as such, transparency doesn't really matter to you. आप उसको you're not marketing it that much, branding उसकी कुछ खास नहीं, so then a trust is okay. वो घर की बात बन के रह जाती है. But थोड़ा सा when you're trying to scale up, then a section 8 becomes when you want a little bit more visibility. That's mostly what we've seen people do. So now I'm going to discuss for profits.
For profits के case में usually, what are the different types of entities that we can set up? I'll move from easiest to difficult. One is proprietorship. I'll come to this in a little while. This is the easiest. Second is a limited liability partnership, और आपने सुना भी होगा LLP. The third is a company. This is what you regularly call as a private limited company. A little bit about comparison amongst all these entities. Aapke questions which are the most welcome. I first want to cover a little bit about proprietorship. यहाँ पे मैं उससे पहले पूछना चाहूँगा, has anybody heard of the term proprietorship? या उन्होंने कभी इस चीज को एक्सप्लोर किया है, या उसके बारे में उनको कोई myth, doubt या कोई भी assumption रहा हो? Anybody? Okay, in that case, let me just clear out all your doubts. What is proprietorship? A proprietorship is you. आपका personal PAN, you as the individual are a proprietorship. It is an extension of you. उसका सारा काम, उसका सब कुछ आप में ही होता है. It is not separate from you. आप जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आपकी 10 प्रोप्राइटरशिप्स हुई, 15 हुई, 20 हुई, all of them are consolidated and the tax on it is paid as one. अगर आपने प्रोप्राइटरशिप का कभी बैंक अकाउंट भी खुलवाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो पैन नंबर आपका ही मांगते हैं, जो आपका पर्सनल पैन नंबर है. क्या कैसे आप प्रोप्राइटरशिप सेट कर सकते हैं? आपने ऑलरेडी सेट की हुई है. आज आप अपने बैंक से अपने नाम का, हिमांशु अपने नाम का एक इनवॉइस रेज कर सकते हैं, सर्विसेज एंड इट विल बी डिफाइंड एज अ प्रोप्राइटरशिप. उनके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, दैट इज हिज रेवेन्यू. व्हाटएवर ही स्पेंड्स, ही विल स्पेंड फ्रॉम दैट बैंक अकाउंट. जो बचता है, ही विल पे टैक्स ऑन दैट. इट इज एज सिंपल. एंड द बिगेस्ट एडवांटेज in proprietorship is कि the income tax act says that up to, if you are a service provider 50 लाख तक, if you are a goods seller, goods आप सेल कर रहे हैं, आप contractor services provide कर रहे हैं, उस केस में 2 करोड़ तक you don't need to furnish a detailed profit and loss account. गवर्नमेंट बोलेगी आप इतने X percentage पे टैक्स पे कर दीजिए, we will not bother you. The tax percentage defined by the government in the case is 6%. तो लेट्स से आज, ऐश्वर्या, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आज मेरे को अपने बेचने हैं. आई वांट टू सी कि क्या मैं मार्केट में मेरी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी वर्क करती है, नहीं करती है. द इजीएस्ट थिंग टू डू टुडे इज मेक अ पायलट, मेक 5 टेस्ट प्रोडक्ट्स, गो एंड सेल इट इन द मार्केट. अपने नाम का एक इनवॉइस बना लीजिए. आप उसमें 4 लाख 5 लाख कमाएंगी. गवर्नमेंट बोलेगी उसका 8% कैलकुलेट करके उस पर टैक्स दे दो. 8% पे आप प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट पे आप टैक्स दे दीजिए. कोई P&L अकाउंट मेंटेन नहीं करना, कुछ नहीं मेंटेन करना. यू कैन स्ट्रेट अवे फाइल अ 1-page रिटर्न फॉर दिस. सो इसलिए व्हेन पीपल कम टू मी यूजुअली फॉर एडवाइस, द एटीट्यूड इज कि अरे सर मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया आया है, आप मेरी प्राइवेट लिमिटेड सेटअप कर दो. लाइक why do you want to pay 15,000-20,000 to set it up and saddle yourself with compliance and not focus on your business? The focus should always be on your business and then on the structure. So the easiest way to operate this is in a proprietorship. And when you want to stop business in it, you can stop it immediately. You want to start in it, you can start immediately. You're free to do any activity except for the illegal activity जो मैंने पहले बता दी थी. अब फॉर प्रॉफिट में एक और चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एक इनकम टैक्स का, जिसके अंदर आपको टैक्स तो देना ही देना है. द सेकंड इज GST. GST becomes applicable to you once you cross a revenue threshold of 20 lakh rupees. In case of goods, it's 40 lakhs. In case of services, it's 20 lakhs. 20 lakhs तक अगर आप एक साल में, 1 financial year में 20 लाख के फिगर को आप एक्सीड नहीं कर रहे हैं in terms of sale of services and 40 lakhs in terms of sale of goods, you don't even have to register with GST. So what I've given you, the key takeaway here is, if you have a pilot, if you have a basic business idea, don't think about structure, forget your CA, start the business, earn the profit. Then think about the structure. और structure GST Section 8 की जो donation grants receive होती हैं उस पे applicable नहीं होती. But when you are doing the incidental business activity, which is selling of goods or selling of services, उस केस में GST is applicable if you cross the 20 lakh and 40 lakh. अब मान के चलिए कि GST को, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, घंटा फर्क पड़ता है कि आप सेक्शन 8 हैं,
ट्रस्ट है, सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है। आपने 20 लाख क्रॉस करा, वो आपको प्यार से बुला लेगा। आपने 40 लाख क्रॉस करा, वो भी प्यार से बुला लेगा। तो it is democratic towards everybody. I hope I was able to answer the question. Coming back to for profit, any GST is dependent on the activity that you do. अगर आप services बेच रहे हैं, आप goods बेच रहे हैं, GST आपके दरवाजे पे आ ही जाएगा 100%. So the easiest structure is proprietorship. बैंक अकाउंट खोला, कोई थोड़ा आप registrations ले सकते हैं. These are very simple registrations. इसकी separate accounting रख लें, क्या मेरे revenues है, क्या मेरे expenses हैं. जो आपने अपनी मम्मी पापा को बाहर खाना खिलाया है, प्लीज वो आपके खर्चे नहीं हैं. Those are not the expenses of your business. No name is required. You can define it as any name. अपने इनवॉइस के ऊपर खुल्लम खुल्ला कुछ भी लिखिए और नीचे अपनी बैंक की डिटेल्स दे दीजिए. Easiest, simplest, best. The next structure I'd like to talk about, and I'd like to distinguish between both of them, is a limited liability partnership and a company. I have a question here. Yes, excellent. Vaibhav, please. Hi, Dhruv. Dhruv, in this you said. Louder. Hello. Louder. Yeah. Now can you hear me? Yeah. Hello. Yeah. So now in this you said, so the tax is income tax and the 8% one-page tax. So I don't understand the two different taxes, because why 8%? Because in general income tax, if you the income tax का basic फंडा क्या है? Just be with me. इसकी जो revenues है in a for profit entity, जो revenues है minus expenses, आपका profit उस पे tax दो. यहाँ तक you with me? Yes. Now what happens is, just keep it unmute only. I'll clear out your concept. Now जो ये profit आ रहा है, right? How does the government know ये profit आपने कितना earn किया है? You will give them your detailed revenues, you will give them your detailed expenses, and you will say मेरा ये profit इतना है, correct? Right. Now the government is saying मेरे को नहीं फर्क पड़ता आपका कितना profit है, till the time आपका turnover is 2 crores, revenues 2 crores, you are a small taxpayer. I can't spend my time and energy in asking you कि आपने कितना profit कमाया. I will assume आपने 8% ही profit कमाया. Okay. भले ही आपने ज्यादा कमाया हुआ है, मैं मानूंगा आपने 80% कमाया है. आप उस 8% प्रॉफिट पे मुझे टैक्स दे दो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है. आपकी डिटेल्ड रेवेन्यू से, एक्सपेंस अकाउंट से, बिल से, खर्चों के, नथिंग. सो इट्स कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, वेयर द डिपार्टमेंट प्रिज्यूम्स कि योर प्रॉफिट इज 8% इन योर बिजनेस, बिकॉज दे डिड अ सर्वे एंड दे सॉ कि मोस्टली स्मॉल शॉपकीपर्स, स्मॉल बिजनेसेस, when they're doing good selling का business या contracting का business, 8% से ज़्यादा नहीं कमा पाते. And in case of professionals, they're not able to earn more than 50%. So they say कि 2 crore से नीचे 8% दे दो. Okay. But वो 8% पे भी 20% 30% टैक्स लगेगा, right? As per income tax Let me give you a bracket. very simple example. Let's say I'll give you कितना low rate of tax बनता है. आप आज let's say you don't have any other income, ठीक है? 2 crore rupees पे 8% कितना बैठा? 16 lakh rupees, right? 16 lakh rupees जो tax बैठेगा, right? That's approximately 3 lakh rupees. तो मतलब आपने 2 crore के turnover पे 3 lakh rupees tax पे किया. That's an average incidental tax of 1.5%. Got it. Isn't that beautiful? Yeah. Yes. So this is only available in proprietorship. This scheme is not available in limited liability partnership or a company. So coming here on a LLP or a company, what is the key difference between both? Obviously modalities, compliances में LLP is easier, company is difficult. But जब भी आप इन दोनों entities के बीच में decide करना चाहें, your first and only concern should be क्या मुझे at some point इनकी ownership transfer करनी है या नहीं. मतलब क्या मैं वैल्यूएशन गेम खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ. अगर एट सम पॉइंट आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को इस बिजनेस से वैल्यूएशन चाहिए, मैं किसी इन्वेस्टर को लाऊंगा, शेयर्स दूंगा, देन योर ओनली ऑप्शन इज कंपनी. You cannot do this in an LLP because the transferability of ownership is a concept which exists only in the, it does not exist in the case of a limited liability partnership. So the simple question is, क्या at some point will I get an investor? Yes, company. No, then you can think about the other factors between both of them. Then the difference is कि LLP is a very compliance
easy compliance structure which requires two people. Both of these entities require two people. But the LLP is mostly a model which allows you to partner with someone and business करने देती है. इसमें ना investors का कुछ चोंचलेबाजी ना nothing. Investor related question confusion कुछ भी नहीं होगा. आप business कर रहे हो, आपके पार्टनर ए का शेयर है 40%, पार्टनर बी का 60% है, दोनों वो पैसे अपने घर लेके जाते हैं, शांति से सोते हैं. में अलग कहानी है. कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स हैं वो वैल्यूएशन की गेम खेल सकते हैं, तो शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड. जो टैक्स रेट है कंपनी का वो है 25% प्रिवेलिंग. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में है 30%. अब आपको ऑब्वियसली नेचुरल क्वेश्चन आएगा, यार अगर कंपनी में 25% है तो मैं कंपनी क्यों ना हमेशा ऑप्ट करूं इनकम टैक्सेस का 25% रेट है. क्योंकि कंपनी के केस में डिविडेंड टैक्स भी होता है. गवर्नमेंट कहती है कि कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहना चाहिए. यू आर फ्री टू ड्रॉ इट, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट नहीं है, बट उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और टैक्स देना पड़ेगा. वो मिल मिला के वो 30 ही बैठ जाता है. So in both cases, your effective tax rate is 30%. Companies are more widely accepted, but it is not like LLPs are not accepted. So the key to think about is, if I'm going to bring more shareholders, more investors into my business, then the concept of company will always come. If not, do think about an LLP. A company is still open to you. You can still do this in a company. आपको चस्का है कि हाँ मेरे को प्राइवेट लिमिटेड अपने एंड में चाहिए, बिल्कुल करिए. But think about an LLP. It solves your purpose. दोनों का incorporation procedure is more or less the same. Both of them require you to approach the registrar of companies, file for a name approval, then give the information, and then you will get the certificate of incorporation. Completely electronic procedure. You will get the PAN number of the company, and then you're free to open the bank account and start operating in both the entities. With that, I'm just putting a small pause here and asking for any questions in terms of these three entities. Then I'll gear, my input based on those questions. Weber has a raised hand. I guess it was old, but yeah, the question is now in online businesses, I guess the GST is required even if you're running as a proprietorship or the individual company. So what is that one person company here? You see, one person company, private limited companies का एक subsect होता है जिसके अंदर you don't have to set it up with two people, you can set it up with one person also. I personally would not advocate that. It requires some additional compliance. It's a concept which hasn't really caught up with the times. I haven't seen a lot of one-person company set up. Okay. Now, so for online, yes. GST. Thank you for raising that question. See, what's happened is the government's mandate is कि जब तक आप 20 लाख के टर्नओवर को क्रॉस नहीं करते, आप या 40 lakhs को, depending on the goods and services, you don't have to register for GST. But the online sellers, they have a mandate, they have an operational mandate कि हमारे पोर्टल पे सिर्फ वो ही लोग इनरोल हो सकते हैं जिनके पास GST रजिस्ट्रेशन है. तो दिस इज नॉट अ लीगल मैंडेट, दिस इज मोर ऑफ एन ऑपरेशनल मैंडेट. तो वो आपको उनका मानना पड़ेगा. No option there. Right. Okay. So in that case, you can run proprietorship, get the GST, and go for the online. Okay. Yeah, that's their mandate. Yeah. Yes. एक सवाल था ध्रुव, ये प्रोप्राइटरशिप कैसे डिफरेंट है अगर मैं अपने नाम से बिजनेस शुरू कर देता हूँ और उसको रजिस्टर नहीं करता हूँ MSME पोर्टल पे? See, Manshu, proprietorship does not require registration anywhere. You today can raise an invoice in the name of Himanshu Singh, charge for a good and a service, take the payment in your bank account. That's a proprietorship. And that's my personal bank account. Yes. Tomorrow you can set up another bank account by the name of Himanshu Enterprises, but uska PAN jo hoga will be in your personal PAN. So for all effective purposes, that bank account is separate. But when you file your return, it's all one and the same. Government ki eyes mein you are the same. But why do I have to file a return, right? कि अगर मैं अपना ही बैंक अकाउंट यूज कर रहा हूँ, why do I have to file a return अगर ज्यादा बड़ा कोई? You're earning a revenue, na? So I'm assuming कि once you do this business, you will earn some profit. So you have to pay tax on that, na?
No, I agree there. So let's take an example. कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योर ही है ना, कोई गांव में या कहीं काम कर रहा है, और यूजुअली ऐसा ही होता है, वो कुछ शुरू करते हैं, अपना अपना सर्विस देते हैं या कोई प्रोडक्ट बना के दे देते हैं, और उसके ऊपर उन्हें जो भी पैसा आता है और उससे थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट भी आता है, बट वो ऐसा कुछ फाइल वाइल तो नहीं करते ना वो. I'll give you a counter example. Suppose you have no other source of income. You've just passed out of school. आपने 3-4 लाख के गुड्स पायलट बना के बेच दिए, आपको 1 लाख रुपए बच गया. 2.5 लाख के नीचे तो वैसे ही टैक्स नहीं आपको लगता. 2.5 लाख के नीचे you don't have to file an income tax return. That's the reason they don't file. 1, 2, it's maybe just unawareness. That's also there. But smaller cases में department is also not pursuing you, but the legal mandate is whatever income you earn, if it exceeds 2.5 lakhs, you're supposed to file an income tax return. ठीक है. So I have one question related to this, Dhruv. So if you have a multiple stream of income, say I'm working somewhere and even running the proprietary firm, so that way, so maybe like at the year end, you have to give the tax on both the Consolidated. thing you are earning, like yeah, consolidated. Yeah, right. And last question. So, can you explain on the paid up capital in terms of company and how? Because I can see big companies, but their paid up capital is still very small. That maybe What the is initial capital. मैं आपको बताता हूँ. देखिए, what is the paid up capital is the initial amount of money that you put in a company. Okay. Now let me Yes. I'll walk you through a small example. एक मैंने कंपनी सेटअप करी, ठीक है, उसके अंदर मैंने कैपिटल डाला 1 लाख रुपीस. Okay. Now Right. I get an order for 10 crore rupees. Suppose मेरा I have a good product, ठीक है, and Right. मैं अपने वेंडर से भी एडवांस पेमेंट टर्म सेट कर लेता हूँ. I tell him कि यार Right. just make this goods for me. I'll pay you Right. later when I receive the payment. ठीक है. So Right. he takes the goods, he gives them to you. You sell it ahead. You get 10 crore rupees as revenue, and you pay the vendor 9 crore Right. rupees. Now technically, इसमें वो 1 लाख रुपए भी एक तरीके से यूजलेस हो गए for this Right. specific example. So that's the way. What happens is that's the way how bigger companies also operate, even with a very low paid up capital. Capital is only the figure which you need to induct initially to get your business running. Some people require a major portion, some people don't. Let's say you're going to set up a factory. Okay, you need to buy equipment worth 5 crore rupees. Company set up, Okay. so nobody's going to give you 5 crore rupees as revenue, right, till the time you produce anything. So then you'll have Right. to put in paid up capital of 5 crore rupees, buy the equipment. Okay. Okay. So this is the difference. So it depends upon the nature of your business. So there is no correlation between a high paid up capital and a high amount of business. A big paid up capital company could be in losses, and a high revenue company could have minimum paid up capital. Right. Right. So in this one more question, so the share are divided for the paid up capital or the overall value, because in this example, so after 1 year your company value maybe become 10 crore, so that the share company are become 10 crore, or are they still the 1 lakh as a paid up capital is 1 lakh? See, the paid up capital, what happens is, आप ऐसे सोचो, when you are going to put money in the company gives you 1,000 shares. ठीक है, initially the value for those shares is 10 rupees. Okay. Agree. Yeah. तो आपने 1 लाख रुपीस लगा दिए. Yes. Sorry, 10,000 हो गया. ठीक है. Now, Yeah. Yes. now tomorrow your business starts doing really well. There are 3 years later down the line, your business starts doing really well. Your business is doing well. There are future growth prospects. You know, there's an investor who comes in. Now you tell him, Right. यार ये कंपनी है, मैंने तो इसमें Mhm. shares 10 rupees में ले लिए थे, but for you I'm going to give you shares, each share at 150 rupees each. Okay. This is a valuation. This is what you refer to as a valuation game. So the investor will say, अच्छा ठीक है. Two options. One is वैभव के पास जो shares है, I'll buy those shares and I'll give the money to Vaibhav. That's a transfer of shares. Or Right. company में से I'll issue more shares and I'll induct that 150 into 150 के हिसाब से I'll induct that money into the company. Okay. Okay. So the additional money. But for you today, वो shares are still खरीदे आपने 10 rupees का था. That cost for the share was still 10 rupee. But the market value of those share today is 150. You understand? Okay. Okay. Yeah. Yeah. Yeah.
Here also दो क्वेश्चन की जब ये 10 रुपए में खरीदे थे तो इनिशियली what you put as a paid up capital, so that way it is you purchase the share, right? Because that time you just invested 1 lakh rupee, right? बिल्कुल. Okay, and the second thing is now, okay, so how you generate more shares? Not generate, I mean you put the more shares in the example you said that will not give my share to at 150, but will give the additional share at 150. So That's a how procedure. that you, It's a procedure under the Companies Act. अभी 1000 okay, shares है, तो you can issue 1000 more shares at 150. तो paid up capital जो base है वो बढ़ जाएगा. okay, got it, yeah, clear. Okay. Thank you, thanks Dhruv. I think we're running on a little bit of time. What I've essentially done here is कि I'll share the PPT also. I've highlighted what are the complexities, incorporation, what are the capital requirements, and similarly, the procedures, etc. You can go through it in detail. I didn't want to go it in detail because that's very procedural in nature. I used to say, I wanted to discuss a little bit about GST, but I think in between the concepts we could. What you need to consider about GST is कि it is वो activity पे depend करता है. उसके registration thresholds है 20 lakh and 40 lakhs unless आपको कोई mandate कर दे कि आपको register होना है GST में, in which case आपको register होना है. रमेश्वर, आप मेरे को बताइए, Section 8 company में there is no concept of an ownership, there is no concept of there is a distribution constraint. तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेड अप कैपिटल इन सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि उसकी कभी भी वैल्यूएशन नहीं होने वाली है. तो इसलिए वो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं. तो इसलिए जब आपने मे बी सेटअप की होगी, या तो छोटा मोटा पेड अप कैपिटल आपके सीए ने बोला होगा या उन्होंने बोला होगा लिमिटेड बाय गारंटी. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेड अप कैपिटल इन सेक्शन 8 कंपनी, नो इंपॉर्टेंस. हेडिंग बैक टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स. यू गेट अ जीएसटी नंबर. हर स्टेट का जीएसटी नंबर सेपरेट है. आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको हर स्टेट में अलग अलग ऑफिस सेटअप करना है. बट अदरवाइज एक जीएसटी नंबर से आप ऑल इंडिया में एक ही ऑफिस से बैठ के ट्रेड कर सकते हैं. कंप्लायंस अप टिल 2 करोड़ इज क्वार्टरली, सॉरी 1.5 करोड़ इज क्वार्टरली. उसके बियॉन्ड मंथली कंप्लायंस होती है. I've covered a little bit about Startup India. You can go through it. Startup India में एक big myth I want to help people understand. जो tax exemption है, जो government कहती रहती है Startup India में, till date out of all the startups that have applied, only maybe 300 to 400 have gotten that, क्योंकि उसमें DIPP से permission लेनी होती है, and you need to show a very innovative technical idea. And if you're doing plain old business where you're doing a trading, etc. activity, manufacturing, there's a very high chance you will not get it. यही मेजर एडवांटेज है स्टार्टअप इंडिया का. उसके बजाय देयर आर सम माइनर एडवांटेजेस. यू कैन रजिस्टर फॉर इट, बट डू नॉट थिंक कि उसको रजिस्टर करते यू विल गेट अ टैक्स एक्सेम्पशन एज हैज बीन एडवर्टाइज्ड. With that, I'll probably just have kept opening the floor to questions, but I'll open it to the final set of questions if possible for everyone.